जैसा कि आप सब जानते हैं, समता आंदोलन समिति के 4 महानुभाव संरक्षक हैं। माननीय न्यायमूर्ति पानाचंद जी जैन साहब, भागीरथ जी शर्मा साहब, जगपाल सिंह जी ब्रिगेडियर साहब और अमिताभ गुप्ता साहब, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल पुलिस। जगपाल सिंह जी हमारे बीच बीकानेर से आए हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कृपया कर आए और हमारे लोगों को संबोधित करें। श्री राम जय जय राम। मंच पर विराजमान महानुभूतियां और समता आंदोलन के शूरवीरों, आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव होता है और आपके उत्साह को देखते हुए मेरी छाती गर्व से ऊंची उठती जा रही है। एक ब्राह्मण ने चोटी बांधी है और उसका परिणाम है 70,000 सदस्य। और आप सब लोग, अगर आप में से 10 चोटियां और बन जाएं तो इसमें 2 बिंदे लगते हुए कोई देर नहीं लगेगी। और जो ही 70 के आगे 2 बिंदे और लग जाएगी, आप देखेंगे कि जो सौभाग्य यूपी को मिला, अखिलेश को मिला, वो आपके हाथों में तुरंत आ जाएगा। आज की राजनीतिक व्यवस्था के कोई धर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है। उनका मात्र धर्म है किसी तरह से वोट अर्जित करना और अपनी सरकार को मनमाने ढंग से चलाना। जब देश स्वतंत्र हुआ था, उस आंदोलन के अंदर दुहाई दी गई थी समानता की, न्याय की दुहाई दे करके अंग्रेजों के विरुद्ध हमने युद्ध किया था। परंतु जब सरकार हमारे हाथ में आई तो हम अंग्रेजों से कहीं आगे निकल चुके हैं, अंग्रेजों को भुला चुके हैं। और जो विघटन हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को 2 हिस्सों में बांट करके विघटन करके राज किया, पर आज तो 2 क्या अनेक हिस्सों में बांट करके हमारी सरकार राज कर रही है। जो आरक्षित वर्ग है उनके समर्थन में सरकार आज क्यों खड़ी है? सरकार क्यों, सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों खड़ी है? वो इसलिए खड़ी हुई है कि वो उनके वोट है वो एनब्लॉक जाते हैं। यदि आप भी सबके सब वोट एनब्लॉक जाओ तो आपके परिणाम आपके हाथ में होगा। मुझे इस बात का दुख है कि जो अवसर अखिलेश यादव को मिला वो हमारे हाथ से छिन गया। राजस्थान ने आरक्षण के विरुद्ध संघर्ष आरंभ किया, पर उसकी परिणति यूपी के अंदर हो गई। तो मेरी कामना है कि शीघ्र से शीघ्र अपना ये युद्ध है वो बल हो और ये आरक्षण का अभिशाप है हमारे समाज से सदा के लिए मिट जाए। राजस्थान दुर्घर्ष संघर्षों का आदि है, आपका इतिहास बताता है। और वर्तमान संघर्ष तो बहुत आसान है, इसमें मात्र हाथ ही काउंट किए जाते हैं, तो वो तो बहुत आसान चीज है। सिर्फ आपको इतना ही करना है कि प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य उसमें अपना वोट डाले, इसी से सब अपने को सफलता मिल सकती है। मैं पराशर नारायण जी और आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम इस स्थिति में आ रहे हैं। और दूसरा जरा हमारा सम्मेलन होगा, उसमें वो 2 बिंदे अवश्य लगेगी, हमारे साथ में होगी। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री अमिताभ गुप्ता साहब अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच नहीं आ सके, वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन उनका एक कथन आपको बताना चाहूंगा। पिछली बार जब हमारी जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी, उसमें वो आए थे, पधारे थे। वहां उन्होंने एक वाक्य कहा था, ये राजस्थान सरकार के लिए या सरकार को शर्मिंदा करने वाला वाक्य है। उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा था कि भाई हमारे सामने जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता था,
तो उसका एक ही अर्थ होता था, इसे लागू करना है। आज क्या हो रहा है आपके सामने, इसलिए हम उनको सम्मान से याद करते हैं। और अब आपके सामने हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री भागीरथ जी शर्मा साहब को, पूर्व आयुष को, श्री भागीरथ जी शर्मा। मंचासीन हमारे वयोवृद्ध संरक्षक महोदय न्यायाधिपति पानाचंद जी जैन साहब, ब्रिगेडियर साहब, राजस्थानी साहब, खींचा जी, सभी मंचस्थ विराजमान अतिथिगण, 248 तहसीलों से और सारे जिलों से पधारे हुए सभी समता आंदोलन के पदाधिकारीगण, पारासर जी, महामंत्री जी राठौड़ साहब, समता आंदोलन की पूरी कार्यकारिणी, सबसे पहले तो मैं आपकी कार्यकारिणी को, पारासर नारायण जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। बधाई इस बात की कि जो आंदोलन 2008 के अंदर शुरू हुआ, केवल 4 साल के कार्यकाल के अंदर इतना बड़ा एक स्वरूप जो ग्रहण कर लिया, इतनी बड़ी जो इस तरह के डिसीजंस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त कर लिए शोभित जी के माध्यम से। शोभित जी तो समता आंदोलन के रत्न है, अगर कोई उपाधि दी जाती है तो सबसे पहले शोभित जी को दी जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी जागृति पैदा हुई है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जागृति पैदा हुई है। दूसरे राज्य भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। ये सारे डिसीजंस जो है वेबसाइट के ऊपर है, सारी कंट्री ये जान रही है। इसके लिए समता आंदोलन बधाई का पात्र है। दूसरी बात, एक बार पाराशर नारायण जी से बात हो रही थी मेरी, उनकी की बात कहूँगा, उनके कमिटमेंट की बात कहूँगा। मुझे कहा कि साहब मैंने अपना सारा जो है वो सैलरी का वो करवा लिया है, मेरा फिक्सेशन वगैरह सब हो गया है और अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि अगर गवर्नमेंट मेरे से नाराज होकर मुझे सस्पेंड भी करेगी तो 1/3 जो मुझे वो ऑनरेरियम मिलेगा उसी से मेरा खर्चा चल जाएगा। मतलब इतना बड़ा कमिटमेंट, इतनी बड़ी बात जो एक आदमी के दिमाग में हो, वो क्या नहीं कर गुजरेगा ये हम जो है अंदाज लगा सकते हैं। और ये कर गुजर रहे हैं, ये सारा जो यहाँ की ऑडियंस है इससे पता लग रहा है, और जहाँ इतनी बड़ी हमारी सदस्यता हुई है उससे पता लग रहा है। बंधुगण, 30% लोग पूरे कंट्री को एक तरह से बंधक बना के बैठे। हम 70% है ना, वी आर 70% है, 72% है, 28% हुआ है, मैं एक जनरल फिगर दे रहा हूँ, 72% है। 72% अगर एकता धारण कर ले, वो वोट बैंक क्या है? क्या 28% वाला वोट बैंक ज्यादा बड़ा है या 72% वाला वोट बैंक ज्यादा बड़ा? केवल एक जागृति पैदा करने की जरूरत है। हर व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये बात पैदा करने की जरूरत है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है और ये परपेचुएट हो रहा है पिछले 60 साल से, 65 साल से, 66 साल से, इसको बंद करना चाहिए। अंबेडकर साहब ने भी केवल 10 साल के लिए एग्री किया था। वो भी कह रहे थे कि अगर आरक्षण से तो ये लोग पंगु हो जाएंगे, आरक्षण देना है। शुरू के अंदर थोड़ा सा पहले माने ही नहीं थे, वो बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनको मनाया था, जो शेड्यूल ट्राइब जो लॉबी थी उन्होंने। तो वो 10 साल का तो 60 साल, 65 साल और आगे पता नहीं कितने तक चलेगा, ये क्या बात है? और वो भी आरक्षण किसको मिल रहा है? कौन इसका फायदा उठा रहा है? क्या एक मोची जो गांव के अंदर बैठा हुआ है उसके बच्चे को आरक्षण मिल रहा है? उसके पास तो वेल विद्वान ही नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके या नौकरी के लिए आरक्षण प्राप्त कर सके, कुछ कर सके। आज जो इन्हीं कुछ फैमिलीज हैं, कुछ हमारे साथी IAS फैमिलीज के भी हैं, RS फैमिलीज के भी हैं, जो इन्हीं फैमिलीज हैं, उनको उन्होंने खुद ने आरक्षण ले लिया, उनके बेटों ने ले लिया, उनके जवाइयों ने ले लिया, उनके बहुओं ने ले लिया, पूरा परिवार आरक्षण का लाभ उठाया जा रहा है। ये कौन सा आरक्षण है? ये क्या बात हो गई है? एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को पिछड़ा है
तो क्लर्क भी अगर वो बन गया तो वो पिछड़ा रहा ही नहीं, पूरा परिवार जो आगे बढ़ गया वो ऊंचा उठ गया। और यही नागराज, उन्होंने जो कोई नई बात नहीं कही है, नागराज का जो भी डिसीजन है वो उस डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, और इंटरप्रेट करने में जो 3 क्राइटेरिया फिक्स किए हैं वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो मैं सोचता हूं कि ये सारी एनोमली खत्म हो जाएगी। केस टू केस ये बात तय करिए कि वो पिछड़ा है, केस टू केस डिसाइड करिए, और केस टू केस जब डिसाइड करेंगे, केस टू केस एग्जामिन करेंगे तो शायद वो क्लर्क है वो पिछड़ा नहीं जिसको कि आगे यूडीसी बनाने के लिए या ऊपर ऑफिसर बनाने के लिए, सेक्शन ऑफिसर बनाने के लिए पहले आरक्षण दे दिया जाए, क्लर्क को भी नहीं मिल सकता। तो आईएएस ऑफिसर की, आईएएस ऑफिसर की दूसरों की बात बिल्कुल अलग है। ये सारी चीजें हैं। और 5 लाख एम्प्लॉइज है राजस्थान के अंदर, 7 लाख है, 7 लाख में 5 लाख जो है अनारक्षित है। अगर वो एक हो जाए, और एक होने का तरीका यही है कि हर तहसील के अंदर आपने अपना बिगुल बजा दिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सारा नेटवर्किंग हुआ था, अब तहसील की पंचायत लेवल तक पहुंची, और हर एम्प्लॉय को, पंचायतों के एम्प्लॉयज को भी, आपके जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके एम्प्लॉयज को भी, सबको जोड़िए। और मैं तो एक बात कह रहा हूं कि हम एक उदाहरण पेश करें